मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है मापनीय एवं सांख्यिकीय गणना की समस्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टॉपिक आपका सेकंड पेपर से संबंधित है। पिछले 2 वीडियो मैंने आपको सेकंड पेपर से संबंधित ही दिए हैं और इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी का क्या तात्पर्य है और सांख्यिकी की आवश्यकता मनोविज्ञान में क्यों होती है, किस लिए हम सांख्यिकी का ज्ञान होना मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। उसके साथ ही मैंने जो सेकंड वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था मापन के स्तर या मापनियों के विषय में। मापनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मनोविज्ञान में कितने प्रकार की मापनियों का उपयोग किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापनीय एवं सांख्यिकीय गणना की समस्याएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनोविज्ञान में अधिकतम मनोवैज्ञानिक मापनियों का उपयोग होता है किसी भी गुण या क्षमता को मापने के लिए, या 2 प्रकार के व्यक्तियों में भिन्नता को स्थापित करने के लिए भी हमें मापनियों की आवश्यकता होती है, जिनके आधार पर गणना करके ही हम किन्हीं 2 व्यक्तियों में भेद कर सकने में सक्षम होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मापनीय एवं सांख्यिकीय गणना की समस्याएं। जब हम सांख्यिकीय गणना करते हैं तो हमारे सामने किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसी के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। मापनियों की विशेषताएं जानने से उनके द्वारा प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या में सुविधा होती है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा में प्राय सभी उपकरण व परीक्षण अधिकतम अंतराल मापनीय स्तर के होते हैं, अतः उनसे प्राप्त प्रदत्त की व्याख्या उसी रूप में करनी पड़ती है। जैसे एक क्षमता परीक्षण में 2 व्यक्तियों की अधिकतम 100 अंक आए। क्षमता परीक्षण क्या है? क्षमता परीक्षण जो किसी प्रकार की व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं हैं उनका मापन कर रहा है। उस परीक्षण को जब हमने 2 व्यक्तियों के ऊपर कंडक्ट किया तो 2 व्यक्तियों के जो अधिकतम अंक थे वो कितने थे? 100 थे। सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों समान हैं। क्यों समान हैं? कि दोनों ही व्यक्तियों ने 100 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए हम ये मान करके चल सकते हैं कि उन दोनों ही व्यक्तियों में एक जैसी क्षमता है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों समान हैं, परंतु देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति का वह श्रेष्ठ निष्पादन था, परंतु दूसरा उससे भी श्रेष्ठ निष्पादन की क्षमता रखता था। यह परीक्षण दोनों में अंतर नहीं कर पाया क्योंकि इसका कठिनाई स्तर बहुत निम्न था। कठिनाई स्तर से क्या तात्पर्य है? कठिनाई स्तर से तात्पर्य है कि इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनका कठिनता स्तर निम्न होना। कठिनता स्तर निम्न होने के वजह से क्या होगा कि जो निम्न योग्यता या क्षमता वाला व्यक्ति है वो उन प्रश्नों को सही सॉल्व कर लेगा, और जिस व्यक्ति में अधिक क्षमता है उसके लिए, क्योंकि वो सवाल बहुत ही सरल हैं, वो प्रश्न बहुत ही सरल हैं, इसलिए वह भी उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेगा। क्योंकि दोनों ही प्रकार के व्यक्ति, जिनमें क्षमता कम है और जिनमें क्षमता अधिक है, दोनों ही व्यक्तियों ने उन प्रश्नों को सही सॉल्व कर लिया, इसलिए दोनों ही व्यक्तियों के अंक तो समान आ गए। 100 अंक दोनों ने प्राप्त कर लिए, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों में क्षमताओं में भिन्नता है। ये भिन्नता स्थापित करने में यह परीक्षण अपने आप में असमर्थ रहा। तो इसी के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है कि ये परीक्षण ये नहीं बता पाया कि 2 व्यक्तियों में भिन्नता है, हालांकि उनका निष्पादन दोनों का ही, परफॉर्मेंस दोनों की ही उस परीक्षण पर एक समान देखने में आई। तो सतत एवं असतत चर और गणनात्मक परिशुद्धता, यहाँ मैं कुछ परिभाषाएं दी हैं। मैंने पहले कुछ करलिंगर की परिभाषा है 1983 में।
दी है जो उन्होंने, वो कहते हैं कि चर क्या है। वेरिएबल, चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल कह सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है? तो कहते हैं, कर्लिंगर का कहना है कि चर या वेरिएबल वह चिन्ह है जिसे कोई संख्या या मूल्य प्रदान किया जा सके, जिसे कोई संख्या प्रदान की जा सकती है। और संख्या किस चीज़ का इंडिकेशन है? कि व्यक्ति में ये चर की मात्रा इतनी है, या उसे कोई मूल्य प्रदान किया जा सके। डिमेटो 1970 ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी प्राणी, वस्तु या घटना के मापने योग्य गुण को हम चर कह सकते हैं। तो चर क्या हो गया? कर्लिंगर के अनुसार चर वो हो गया कि जिसे कोई मूल्य प्रदान किया जा सके या कोई संख्या प्रदान की जा सके, मतलब जिसे हम अंकों के माध्यम से माप सकें। डिमेटो के अनुसार भी किसी प्राणी, वस्तु या घटना के मापने योग्य गुण को हम क्या कह सकते हैं? चर कह सकते हैं। और मापन हम किसके आधार पर करते हैं? अंकों के आधार पर करते हैं, या उसे कोई मूल्य प्रदान करते हैं कि इतनी मात्रा। तो इतनी मात्रा, इसी के आधार पर हम किसी भी चर का या किसी गुण का मापन करते हैं। तो मात्रात्मक चर या तो सतत होते हैं, सतत मीन्स निरंतर, या असतत होते हैं, या उनमें निरंतरता का अभाव होता है। अब इन दो तरह के चर हमने बताया कि मात्रात्मक चर कैसे होते हैं, या तो सतत होते हैं या निरंतर होते हैं, या असतत होते हैं जिनमें निरंतरता नहीं होती। अब इन दोनों में भिन्नता क्या है? सतत चर वे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में मापा जा सके। सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी मात्रा में उनका मापन किया जा सके। वह एक इकाई से दूसरी इकाई तक निरंतरता भी हो, जैसे समय के मापन में घंटा, मिनट, सेकंड। तो ये सब क्या हो गया कि हमने घंटे में समय को मापा, घंटे में नहीं माप पाया तो हमने मिनट, घंटे के आगे जब और बढ़ा समय तो हमने उसे मिनट में मापा, और मिनट के बाद में भी हमने किस में मापा? सेकंड्स में मापा। तो ये निरंतरता है यहाँ पर कि यदि घंटे नहीं हैं तो घंटे के बाद में हम ये नहीं कह सकते कि घंटे के बाद में भी और कुछ समय था। घंटे के मिनट में बाद में हमने मिनट में बताया समय को, और मिनट के बाद में हमने उसे सेकंड्स में बताया। तो यहाँ क्या है? यहाँ निरंतरता बनी हुई है, और निरंतरता बनी हुई है इसलिए इसको हम कहते हैं सतत चर। असतत चर वह है जिसे सूक्ष्म मात्राओं में नहीं मापा जा सके तथा एक इकाई से दूसरी इकाई में गैप हो या रिक्तता हो, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, मकान में कमरों की संख्या। ये क्या है? यहाँ गैप है, यहाँ निरंतरता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 कमरा, हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 रूम, या हम ये नहीं कह सकते कि 1.25 व्यक्ति या 1.5 व्यक्ति। तो ये जब इस तरह की चीज़ें हम नहीं कह सकते तो यहाँ क्या है? यहाँ एक इकाई से दूसरी इकाई में गैप है या रिक्तता है। तो इन चरों में उत्तर किसी निश्चित संख्या में ही होगा। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो यहाँ कोई निश्चित संख्या में उत्तर होगा, लेकिन इसमें निरंतरता उस रूप में नहीं होगी जिस रूप में सतत चर में देखने में आ रही है। तो इन चरों में उत्तर किसी निश्चित संख्या में ही होता है, इसलिए इसकी गणना करने में कठिनाई नहीं होती। सतत चर के मापन में परिशुद्धता का स्तर सीमित है। जब हम सतत चर का मापन करते हैं तो वहाँ परिशुद्धता का स्तर कैसा है? सीमित है। सतत चर के मापन में परिशुद्धता का स्तर सीमित है। यह मापन के उपकरण एवं विधि पर निर्भर करती है। समय के मापन में अगर केवल घंटे या मिनट वाली घड़ी का उपयोग किया जाए तो उसकी परिशुद्धता मिलीसेकंड वाली विराम घड़ी से बहुत कम होगी। सतत चर को मापने के लिए हमने किस प्रकार के उपकरण उपयोग में लिए हैं, ये उसकी जो परिशुद्धता है वो इस चीज़ पर निर्भर करेगी। अगर सपोज हमारे पास में केवल घंटे बताने वाली घड़ी है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखें कि घड़ी ऐसी है जो केवल घंटे में ही समय को बता सकती है, तो इसकी जो शुद्धता होगी, मापन की शुद्धता होगी, वो मिली सेकंड या सेकंड्स वाली घड़ी की तुलना में
बहुत ही कम होगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ परिशुद्धता की बात जब आती है तो परिशुद्धता का स्तर कितनी विधियों में सीमित है, लेकिन किन्हीं विधियों में उससे कंपैरेटिवली अधिक है। सतत चर के मापन में ही निश्चित एवं लगभग संख्या का प्रश्न उठता है। लगभग संख्या इसके आसपास 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, मतलब 20 मिनट से कुछ सेकंड्स का समय अधिक या कम। तो सतत चर के मापन में ही निश्चित एवं लगभग संख्या का प्रश्न उठता है। निष्कर्ष की परिशुद्धता इसी से सीमित हो जाती है। परिशुद्धता की सीमा बढ़ाने के लिए हमें लगभग 1 दशमलव ज़्यादा की गणना करके संख्या का निर्धारण करना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का मापन कर रहे हैं तो मापन करते समय हमें क्या करना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को मापन कर रहे हैं तो हमें 1 दशमलव ज़्यादा की गणना करके संख्या का निर्धारण करना चाहिए। जब हम संख्या को राउंड फिगर में कर रहे हैं तो राउंड फिगर करते समय हमें उसके दशमलव की 1 दशमलव ज़्यादा तक गणना करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो मापन की शुद्धता है उसमें बढ़ोतरी होती है। अब जब हम गणना की बात करते हैं तो गणना के कुछ नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला है पूर्णित संख्याएं। पूर्णित संख्याओं से क्या तात्पर्य है? पूर्णित संख्याओं से तात्पर्य है गणना में जितनी अधिक परिशुद्धता आवश्यक हो उतने दशमलव तक गणना करनी चाहिए। मनोविज्ञान की समस्या में प्रायः 2 दशमलव तक गणना करना पर्याप्त होता है, तीसरे दशमलव को पूर्ण कर देते हैं। तो दशमलव के बाद में 2 संख्या तक गणना करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम 3 तक करते हैं और दूसरी को हम राउंड फिगर करते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि निश्चित एवं लगभग संख्याएं। इससे क्या तात्पर्य है? गणना में निश्चित एवं लगभग संख्या के मध्य अंतर करना आवश्यक है। निश्चित संख्या वो है जो गिनने से प्राप्त होती है, जैसे 5 कुर्सी, 4 टेबल आदि। लगभग संख्या परीक्षण द्वारा मापे गए चरों से प्राप्त होती है, वहाँ उसमें एक्यूरेसी का अभाव होता है। तो इन 2 चीज़ों के बीच में हमें भिन्नता करने की आवश्यकता है कि निश्चित एवं लगभग संख्याएं। तीसरा है उत्पादन की शुद्धता। उत्पादन की शुद्धता से क्या तात्पर्य है? उत्पाद में भी उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने कि छोटी संख्या में सार्थक अंक हैं। जैसे 125.5 इंटू 7.0 इज इक्वल टू 880, न कि 788, क्योंकि 7.0 में 2 ही अंक सार्थक हैं तथा बड़ी संख्या 125.5 में 4 अंक सार्थक हैं। जब किसी निश्चित संख्या को या एग्जैक्ट नंबर को लगभग संख्या के साथ में गुणा करें तो उत्पाद में उतने ही अंक सार्थक हों जितने लगभग संख्या में हैं। इस चीज़ को फिर से समझिए कि जब भी किसी निश्चित संख्या को लगभग संख्या में गुणा करें तो उत्पाद में उतने ही अंक सार्थक हों जितने लगभग संख्या में हैं। जैसे 12 बच्चे, 12 क्या है? निश्चित संख्या है। मैं प्रत्येक की मानसिक आयु लगभग 8 वर्ष है। यहाँ 12 इंटू 8 का उत्पाद 90 या 100 लिखा जा सकता है, क्योंकि 8 में एक ही सार्थक अंक है। अगर मानसिक आयु 8.0 में 2 सार्थक अंक हैं तथा 96 में भी 2 सार्थक अंक हैं, तब चाहे जोड़, घटाव या वर्गमूल निकालें, उत्पाद की परिशुद्धता उतने ही अंक तक होनी चाहिए जितने सार्थक अंक छोटी संख्या में हैं। तो ये थी कुछ आपकी समस्याएं जिनके विषय पर हमने विचार किया। इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा अभी आगे करेंगे जब हम इसको और विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे, तब उस समय इस पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी।
आज के लिए इतना ही। और अगला जो आपका टॉपिक है वो है कि हम जो हमारे पास में विभिन्न फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनको, या जो विभिन्न समूह में जो अंक आ रहे हैं उन्हें हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को के संबंध में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।